तो अपना 7 पेपर चैलेंज का आज हम लास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। 6 पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, ये आज 7वां पेपर है। ये 6 अप्रैल 2023 मतलब अप्रैल सेशन का जो फर्स्ट डे था उसका जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो ये ले रहे हैं। फर्स्ट डे का जो 6 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हमने इसी सीरीज में कवर किया है, मतलब सॉल्व किए हुए थे। ये आज इवनिंग शिफ्ट का, उसी दिन का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो आज लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो फटाफट बिना कुछ इधर उधर की बकवास किए हुए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर एंड में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो अभी फ़िलहाल लेट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पेपर है इसमें जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वही सॉल्व करेंगे। जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है उसको हम हटा देंगे, दिए हैं ऑलरेडी। ठीक, और एज यूजुअल इस मतलब पेपर को पूरा थोड़ा रैपिड फायर राउंड में करेंगे कि मतलब जैसा आप फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहाँ चीज़ें एक्सप्लेन करने की होगी वहाँ पे करेंगे। थोड़ा जो जितना ज़रूरत होगा लिखने की उतना ही लिखेंगे। थोड़ा निगेटिव से बचना कैसे है वो सब सीखेंगे। थोड़ा स्पीड कैसे इंक्रीज करना है, कैसे क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें साथ में सीखते चलेंगे। ठीक, तो लेट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो 31st मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स पार्ट का वो बोल रहा है ए 2 मीटर लॉन्ग स्केल with least count 0.2 centimeter is used to measure the location of an object on an optical bench. ठीक है, while measuring the focal length of the convex lens, the object pin and the convex lens are placed 80 centimeter mark and 1 meter mark, ठीक, respectively. The image of the object pin on the other side of the lens coincide with image pin that is kept 1 centimeter मार्क। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ फोकल लेंथ विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल क्या दे रखा है कि मतलब किसी ऑप्टिकल बेंच प्लेट से 2 मीटर लंबा एक स्केल रखा हुआ है। ठीक, और इसमें दे रखा है कि मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे 80 सेंटीमीटर और जो लेंस है वो 1 मीटर, मतलब लेट से ये 1 मीटर मार्क होगा तो यहाँ पे लेंस रखा गया है। ठीक, 80 सेंटीमीटर के मार्क पे यहाँ पे पिन रखा गया। पिन जो है अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये 80 सेंटीमीटर और ये 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 मीटर के मार्क पे जो इमेज बना वो बोल रहा है कि यहाँ पे कहीं 180 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, मतलब 180 cm मार्क पे इधर कहीं पे पिन का इमेज बना। अब इमेज कैसा बना, रियल या इन्वर्टेड, उससे मतलब नहीं है, अपने को लोकेशन से मतलब है कि यहाँ पे इमेज बना। हालांकि अगर लेंस के दूसरे साइड इमेज बन रहा है तो वो रियल इमेज होता है। ठीक, तो यहाँ पे इमेज बना। ठीक है, तो अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है कि अब इस डेटा का यूज करके अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो उसमें एरर कितना होगा, और मीटर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है 0.2 सेंटीमीटर, मतलब जितने भी मेजरमेंट है उसमें एरर कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर का। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम रिपोर्ट करेंगे वो कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो 100 माइनस 80 के बराबर होगा। अब 100 जो है हम 100 एक्यूरेट मेजर कर नहीं सकते हैं, 100 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे, माइनस 80 प्लस माइनस 0.2, क्योंकि जितने भी मेजरमेंट है सब में 0.2 का एरर आएगा क्योंकि वो लिस्ट काउंट है। तो जो ये एरर है टोटल मतलब यू का है वो कितना हो जाएगा, पहले तो मेन वैल्यू क्या होगा 100 माइनस 80 वो 20 हो जाएगा। और जो एरर होगा वो क्या, एरर हम जानते हैं कि जो भी एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है, भले ही यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन जो टोटल एरर होता है वो टोटल हम मैक्सिमम एरर लेते हैं, तो जितने भी एरर होता है वो सबको ऐड अप करते हैं। ठीक, तो एरर कितना हो जाएगा इसमें 0.4 सेंटीमीटर का। ठीक, वैसे ही भी इमेज डिस्टेंस कितना रिपोर्ट करेंगे 180 माइनस 100, क्योंकि यही वाला इमेज डिस्टेंस होगा। सेम वैसे ही अब डायरेक्ट लिखते हैं 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना 80, और एरर कितना होगा 0.2 दोनों में ऐड हो जाएगा तो वो 0.4 बन जाएगा। ठीक, एफ़ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो अगर हम मेन वैल्यू लेके यू और वी, अगर मेन वैल्यू लेके मेन वैल्यू एफ़ का कितना आएगा तो 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, सिंपल वैल्यू पुट करें तो 1/v कितना 80 माइनस 1/u की वैल्यू कितना माइनस 20 इजिकल टू 1/f। तो यहाँ से ये f कितना हो जाएगा 80 और 20 का कितना 81 प्लस 4 5 बन जाएगा। ठीक, ये 1/1 6 हो गया, तो f की जो वैल्यू आई वो 16 आ गया। ठीक, प्लस माइनस यहाँ पे कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। हालांकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर होता क्या है, पहले तो यहाँ पे एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि रिलेशन क्या होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस
1/v माइनस 1/u, ठीक। एरर इसमें कैसे करेंगे, डेल्टा मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा एफ मतलब डी एफ को डेल्टा एफ हम लिख सकते हैं, डी एफ बाई एफ स्क्वायर इजकल टू डेल्टा भी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। मतलब एरर कैलकुलेट करते टाइम हम हमेशा ऐड करते हैं, भले ही यहाँ सब्ट्रैक्ट दे रखा है पर वो एरर में हमेशा ऐड होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि परसेंटेज एरर इन एफ होगा क्या, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक एफ जो है उसको इधर भेज सकते हैं, तो एफ इंटू डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर इंटू 100, ठीक। ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन एफ। बस अब सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, एफ की वैल्यू कितना 16 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इधर, ठीक। और बाकी सब कुछ पता है, डेल्टा वी कितना, डेल्टा वी 0.4 और वी 80, डेल्टा यू 0.4 और यू कितना 20, ठीक। तो 0.4 बाई 80 का स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 0.4 कॉमन हो जाएगा, तो 0.4 कॉमन ले लिए, 80 स्क्वायर 20 स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, नीचे से देखें तो 20 स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना 1/4 का स्क्वायर और उधर 1 बचेगा, ठीक, क्योंकि इधर पूरा का पूरा हमने ले लिया, तो 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 प्लस 1 बचेगा अंदर, वो 17/16 बन जाएगा, ठीक। तो ये बना डेल्टा एफ बाई एफ, और इंटू 100 जो है वो इधर खोपचे में उसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बस अब है तो है, करना पड़ेगा। 20 को इधर 20 इंटू 20 लिखा जा सकता है, मतलब नीचे 20 दे देते हैं, 25 जा और क्या पॉइंट हटाए तो नीचे एक 10 आएगा, और काट कूट करे तो क्या कर सकते हैं, 16 से ये 16 ख़त्म, 4 से ये 25 टाइम्स में, तो बचा क्या 17/50 बना, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं 34/100, तो 0.34 परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक, जो परसेंटेज एरर इन एफ पूछ रहा है, तो 0.34 जो कि ऑप्शन में मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो कुछ गड़बड़ हुई है। अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है लास्ट स्टेज में, यहाँ पे 5 से ये 5 कैंसिल होता, ठीक, ये हमने कैंसिल नहीं किया है, ठीक। 17/10 बचेगा, तो ये एरर था, 5 से 5 ये कैंसिल होगा, 17/10 बचा, तो 1.7% जो है वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब 1.70, ये थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको भी ऐसे ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन में बार बार मतलब बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक होता है कि कुछ छूट छाट जाता है काट कूट करते टाइम पे, तो काट कूट करते टाइम जितना नीट एंड क्लीन कैंसिल करेंगे उतना ज़्यादा मतलब एरर होने के जो चांसेस है वो मिनिमाइज होगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A capacitor of capacitance 150 microfarad is connected to an alternating source of EMF E is equal to 36 sin 120 pi t. The maximum value of the current in the circuit will be approximately equal to क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो कैपेसिटर के थ्रू अगर मतलब करंट कैलकुलेट करना है तो करंट क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक। और जो चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इजकल टू सी वी, तो सी वी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे सिंपल, तो यहाँ पे वी जो है वो कुछ साइन का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या है, सी तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितना है 150 माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक। और इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर 36 कांस्टेंट है वो ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन समथिंग इंटू टी का क्या हो जाएगा कॉस समथिंग इंटू टी, और जो समथिंग में है वो भी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या 120 पाई बाहर आएगा, तो इंटू 120 पाई इंटू कॉस ओमेगा, कॉस मतलब 120 पाई टी, ये बन जाएगा, ठीक। अब बेसिकली अपने को करंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये कॉस समथिंग जो है कॉस अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा, कॉस अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो इस कॉस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो जो करंट है वो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। तो बस मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए जितना भी मसाला है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी मेहनत वाला काम है थोड़ा, तो करते हैं इसको 150 इंटू 10⁶ मतलब नीचे 6 जीरो, लेट से इसको टुकड़ों में लिखते हैं, काट कुट करना आसान होगा, 36 इंटू 120 इंटू पाई, ठीक। अब इसको काट कुट करें तो क्या 1 जीरो और 1 2 जीरो, ये तो 2 ख़त्म, अब बचा क्या 5 से 3 टाइम्स में 5 से कैंसिल करें तो 20,
और 2 से करे तो 10, 2 से ये 6। अब नीचे 3 जीरो बचा, इसको रहने देते हैं। बाकी ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें है ये कि मतलब इन तीनों को कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर कुछ अप्रॉक्सीमेट में आएगा शायद, क्योंकि पूरा कैंसिल तो हो नहीं रहा है। लेट से कर ही देते हैं। 36 इंटू 18 पाई, 36 इंटू 18 इंटू पाई 3.14 ले लेते हैं लेट से, डिवाइडेड बाई 1000, तो 2.034 हो जाएगा। मतलब 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.034 एम्पियर। तो अगर आंसर देखा जाए तो ये सब तो दूर दूर तक 2 जो है क्लोजेस्ट पॉसिबल है, तो ये 0.2 तो जो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, ऐसा होता है बार बार जेईई मेंस में, तो ये ध्यान रखेंगे। जो अगर आंसर एग्जैक्टली मैच ना करे तो जो सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबल मैच है वो हम टिक मार्क करते हैं, वो फाइनल आंसर लेते हैं। ठीक, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए पर होता है ऐसे एग्जाम्स में बहुत बार, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। असर्शन रीजन दे रखा है, तो अब बोल रहा है कि व्हेन यू स्क्वीज वन एंड ऑफ द ट्यूब टू गेट टूथपेस्ट आउट ऑफ फ्रॉम द वन एंड फ्रॉम द अदर एंड, पास्कल प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व्ड। ओके, हाँ उस समय होता है, क्योंकि पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर हम प्रेशर एक जगह, मतलब किसी भी इनक्लोज्ड फ्लूइड में अगर प्रेशर एक जगह इंक्रीज किया जाए तो उतना प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली। ठीक, तो जब हम टूथपेस्ट में एक पॉइंट पे स्क्वीज करते हैं तो एक साइड प्रेशर डालते हैं तो हर जगह प्रेशर इंक्रीज होता है, इसीलिए जो मुंह पे उसका अदर एंड पे जो होता है वहाँ से टूथपेस्ट बाहर निकल आता है। ठीक, रीजन क्या दे रखा है? ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड incompressible fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the wall of container। करेक्ट बात है, और मतलब ये भी सही है और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक, जो ऊपर फेनोमेना दे दिया गया है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये भी assertion रीजन ही है। ये बोल रहा है कि द फेज डिफरेंस ऑफ द टू वेव चेंजेज इफ द वेव ट्रेवल थ्रू मीडिया हैविंग सेम थिकनेस बट डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसमें क्या इंडिसेस है, मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसमें क्या होगा, वेव वेलोसिटी जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर वेव वेलोसिटी अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी तो देखो सोर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन वेवलेंथ जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अपना फेज जो होता है वो क्या, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट समथिंग, जो भी इनिशियल फेज कांस्टेंट हो, कुछ इस तरीका का होता है। ठीक, ओमेगा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, वो चेंज नहीं होगा मीडियम चेंज होने से। लेकिन के जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो लैम्डा पे डिपेंड करता है, और जब वेव वेलोसिटी चेंज होगा तो लैम्डा भी चेंज होगा, क्योंकि वेव वेलोसिटी क्या होता है, v इजकल टू लैम्डा न्यू, ये सेम है, ये चेंज हो रहा है तो लैम्डा वेवलेंथ चेंज होगा। ठीक, तो वेवलेंथ चेंज होगा तो मतलब फिर फेज चेंज होगा। ठीक, तो जब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, भले ही सेम थिकनेस है, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो वेव वेलोसिटी अलग है, वेव वेलोसिटी अलग है तो लैम्डा चेंज होगा, तो फेज डिफरेंस चेंज होगा उसमें। ठीक, रीजन क्या दे रखा है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। यस, करेक्ट बात है, और इसी की वजह से जो फेज है वो अलग होता है, तो मतलब अलग अलग होता है, तो इस रीजन जो है यही है। ठीक, तो रीजन करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोल रहा है कि फिगर शोन आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द करंट थ्रू द 20 ओम रेसिस्टर विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए बी और सी का पोटेंशियल दे रखा है, कितना दे रखा है, ए का कितना 30, बी का 12 और सी का कितना 2 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हैं, इन पे दिख रहा है कि यहाँ से करंट जा रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है वही वाला करंट। ठीक, लेट्स से अगर इसका पोटेंशियल हम कुछ मान लें, वी मान लें, तो इसमें मतलब एम्पियर्स करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इजकल टू टोटल आउट गोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा, लेट्स से अगर इसका पोटेंशियल वी है तो इसमें कितना करंट जाएगा, 30 माइनस वी बाई 10, तो इनकमिंग करंट कितना हो गया, 30 माइनस वी बाई 10, दैट विल बी इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। इसमें करंट कितना जाएगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे ये होगा, ये लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो v माइनस 12/20 प्लस इसमें करंट कितना होगा, v माइनस 2/30। ठीक, तो v माइनस 2/30। ठीक,
तो ये हो जाएगा पूरा। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने को भी मिल जाएगा, ठीक। सिंपल है, लेट्स से इसको सॉल्व कर ही देते हैं। 30 माइनस वी बाई 10, इस इधर वाले को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 60, इधर 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 5 भी बन जाएगा, माइनस इसमें 3 से करेंगे तो ये कितना 36 और 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, फिर -40, काट कूट करें तो ये जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 180 माइनस 6 भी अगर उधर लेके जाएं तो +5 भी के साथ वो मिलके 11 भी बन जाएगा, और इस 40 को इधर लेके आए तो इधर 40 हो जाएगा ये, ठीक। तो V इजकल टू कितना होगा 220/11, तो मतलब 20 वोल्ट जो है वो V की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 वोल्ट हुआ, इसमें करंट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट कितना है डेल्टा V/R, तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 20, तो 4/10 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। करंट समझ में I इजकल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 12/20, ये 0.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे मतलब एग्जाम्स में आप जितना थोड़ा स्पीड अप हो सकते हो वो बोलो, ज़्यादा मुंह से भी नहीं करना है। जैसे मैंने अभी लेट से अगर टिक मार्क कर भी दिया अभी, तो जोश जोश में आकर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड मोमेंट पे ऐसे छोटी मिस्टेक अगर पॉसिबल हो सके, मतलब हो जाए अगर, तो उससे पूरा क्वेश्चंस गलत हो सकता है। तो इतना मेहनत करके ये हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ भी ये वाला कैलकुलेशन भी पेशेंस के साथ आप एग्जाम्स में मतलब थोड़ा कैलकुलेट कर लो ताकि एरर ना हो। हाँ, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या मतलब कॉन्फिडेंस है कि ठीक ठाक नहीं इतना तो कैलकुलेशन मुँह से भी कर सकते हैं तो प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा लिख लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एज सोन इन द फिगर ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकंड कंसिडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पार्टिकल ए से बी जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो पहले तो अगर ए से बी हो जाएगा तो टाइम कितना लेगा, लेट से वो कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा बाई ओमेगा, थीटा की वैल्यू कितना है 120 मतलब 2π/3, ठीक, ये 120 हो गया, बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा इजकल टू V/R। लेट से इसका रेडियस तो दे नहीं रखा है तो R मतलब रेडियस ले लेते हैं, V की वैल्यू दे रखा है पाई, तो ओमेगा क्या V/R, V की वैल्यू कितना है पाई, तो पाई बाई रेडियस, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा पाई पाई कैंसल, 2/3 और 1/R जो है वो R ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो × R हो जाएगा। तो ये टाइम इतना टाइम लेगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक। और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये वाला लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस लेंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस लेंथ को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको ऐसा मान सकते हैं कि एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, तो इस रिजल्टेंट वाला वेक्टर जो होगा मतलब वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट्स उसको डी बोल देते हैं। तो वो डी की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो है वो क्या रेडियस के बराबर होगा, तो ये जो वेक्टर है वो लेट से आर ले लेते हैं। इन दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना होगा, एंगल ये वाला हम बोलते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक। मतलब टेल टू टेल दोनों वेक्टर को ऐड करें तो जो एंगल होगा वो एंगल होता है। तो ये कितना एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, इन दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। तो नेट ये जो वेक्टर डी होगा वो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर का ऐड क्या होता है √(a²b² + 2ab cos थीटा, तो √(r² + r², 2r² + 2ab r इंटू आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बनेगा r√3 बन जाएगा, ठीक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो r√3 हो जाएगा। तो बस अपने को नेट मतलब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है नेट डिस्प्लेसमेंट √3r बाई नेट टाइम, टाइम कितना 2/3r, r से r कैंसिल, ये क्या बन जाएगा 3/2 √3, 3/2 मतलब 1.5 √3, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 1.5 √3। फोर्थ ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड टू डैट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। सवाल समझ में आ रहा है कि मतलब पहले तो वर्क फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाएं इन दोनों के लिए,
एल्युमिनियम के लिए और गोल्ड के लिए, तो दोनों का जो स्लोप होगा उसका रेशियो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो स्लोप होता है वो क्या देता, क्या है वो क्वांटिटी क्या होता है, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में अगर हम रिश्ता लिखें कि रिश्ता क्या होता है, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजकल टू क्या होता है, के मैक्स, लेट्स से के ई मैक्स, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो वर्क फंक्शन लेट्स मतलब एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के बराबर होता है, ठीक। जो के मैक्स होता है वही उसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन होता है, वो क्या ई वी के बराबर, के मैक्स जब ई वी के बराबर हो जाएगा तो उसमें जो वी होता है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक। तो ई वी इजिकल टू एच न्यू माइनस फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे वी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक, क्योंकि यही टोटल इजेक्टेड मतलब जितना एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का है उतना सप्लाई कर दे इधर से तो वो रुक जाएगा, ठीक। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो हम अगर v इजकल टू लिखे तो e से डिवाइड कर दे तो h बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई हो जाएगा, ठीक। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसमें जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये वाला स्लोप होगा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, स्लोप होता है, तो यानी कि जो स्लोप होगा वो क्या h बाई ई के बराबर हो जाएगा। तो h बाई ई देखा जाए तो ये तो एक तरह से कांस्टेंट ही है, वो चाहे हम गोल्ड के लिए प्लॉट करें या फिर एल्युमिनियम के लिए प्लॉट करें, दोनों का प्लॉट वो सेम ही होगा। एक मिनट, कैमरा ऑन, यस। तो दोनों का जो प्लॉट होगा वो सेम ही होगा क्योंकि दोनों के लिए ये तो सेम ही क्वांटिटी होगा। तो फिर अगर रेशियो कैलकुलेट करें स्लोप का तो सेम ही आएगा, दोनों का स्लोप एक्चुअल में सेम ही आएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1। तो बिना कुछ बकैती किए मतलब दिमाग लगाए सीधे हम 1 टिक कर सकते हैं कि ये सब कुछ फालतू का है, इसमें उलझना नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये तो यहाँ पे है, वो तो स्लोप में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, ठीक। स्लोप यहाँ से डिसाइड होगा, वो दोनों का सेम होगा, कांस्टेंट ही है एक तरह से। तो रेशियो जो है दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू दैट ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट सेम टेम्परेचर विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो गैस का साउंड जो होता है वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, वी इजकल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक। दे रखा है गामा तो कांस्टेंट ही रहेगा, आर की वैल्यू भी क्या एडियाबेटिक कांस्टेंट है, वो दोनों गैस के लिए कांस्टेंट होगा, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर दे रखा है कि सेम टेम्परेचर, तो ये भी कांस्टेंट है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिकुलर मास के बराबर होगा। तो वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है यहाँ पे, ठीक। हमें क्या रेशियो, क्या हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कैलकुलेट करना होता है, स्पीड इन हाइड्रोजन टू स्पीड इन ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रोजन ऊपर तो मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन नीचे और मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन ऊपर आएगा। मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16, हाइड्रोजन का 2 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का कितना 16 ही होता है, यस, और इसका 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 8 होगा, तो 8 होगा या क्या होगा, कुछ गड़बड़ में लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस का मॉलिकुलर मास 1 होता है, 2 नहीं, यस। ये सब फालतू का मिस्टेक आप ना करें, ठीक। तो रूट 16 का क्या हो जाएगा 4, तो 4:1 हो जाएगा, ठीक। तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 4:1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। रेशियो किसका, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये यही हो जाएगा अपना फाइनल रेशियो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए चाइल्ड ऑफ मास दिस kg इज गोइंग राउंड अ मैरी गो राउंड दैट मेक 1 रोटेशन इन दिस सेकेंड, द रेडियस ऑफ द मैरी गो राउंड इज 2 मीटर, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द चाइल्ड विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मास दे रखा है कितना 5 kg, लिख लेते हैं। ओमेगा डायरेक्ट नहीं दे रखा है लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि एक रोटेशन कंप्लीट करता है 3.14 सेकेंड में। तो एक रोटेशन में कितना एंगल घूमेगा 2 पाई, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इजकल टू क्या थीटा बाई टी, ठीक। तो थीटा कितना है 2 पाई, उसमें टाइम कितना लग रहा है 3.14, 3.14 क्या पाई के बराबर होगा। तो जो ओमेगा होगा वो क्या 2 पाई बाई पाई के बराबर हो जाएगा। रेडियस दे रखा है आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये पाई पाई खत्म, ये मास यहाँ पे 5 है ना कि 15,
एक, ठीक, ये ध्यान देंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो जो फोर्स होगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 40 हो जाएगा, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along x direction and accelerate uniformly at rate this, the time taken by the particle to reach velocity this will be क्या होगा, v इजकल टू यू प्लस ए टी। सिंपल, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, v दे रखा है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सिंपल है, लिखना भी इसको फालतू है। 60 इजकल टू क्या हो जाएगा, v इजकल टू यू प्लस ए टी, वी 60, यू कितना 10, एक्सेलरेशन भी दे रखा है 2 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा 50/2, टी इजकल टू 25 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ये फोकट के मार्क्स मिलते हैं ऐसे जेईई मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन द गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन द गिवन सर्कुलर ऑर्बिट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। यस, जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट होता है मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, √2g(m/r), जहाँ m क्या, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, जिस भी प्लानट के अराउंड वो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका मास, ये मास ऑफ प्लानट होता है। तो किसी गिवन रेडियस में तो उसका जो ऑर्बिटल स्पीड होगा वो सेम ही होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। फॉर ए प्लानट रिवॉल्विंग अराउंड सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लानट रिमेन्स कांस्टेंट। यस, जब भी कोई प्लानट इसके अराउंड मूव करता है तो एनर्जी कंजर्व रहता है। When a body fall towards earth, the displacement of earth towards the body will be negligible. Yes, कोई भी बॉडी मतलब ऊपर से गिरता है तो वो मतलब अर्थ जो है उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट करके उसको ऊपर खींच रहा होगा, पर अर्थ का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, मास इसका ज़्यादा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेग्लिजिबल होता है। तो यस, करेक्ट बात है। ऑब्वियस है, यही गलत होगा। द लीनियर स्पीड ऑफ ए प्लानट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जी नहीं, प्लानट का जो स्पीड होता है, लीनियर स्पीड, वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो वो सेम नहीं रहता है। जब यहाँ नज़दीक आता है तो तेज हो जाता है, दूर जाता है तो घट जाता है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, कैप्लर्स का नियम वो याद आ रहा होगा, इधर तेज हो जाता है, ठीक। तो लीनियर स्पीड जो है वो सेम नहीं रहता है, तो यही वाला गलत है, ठीक। होना भी था 3, अगर सही कॉन्फिडेंस के साथ हो कि ये तीनों सही है तो आँख मूंद के चौथा मार के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। एग्जाम्स में तो आप टिक मार के आगे बढ़ जाओ, अगर फुल कॉन्फिडेंस में हो तो। नहीं हो तो चेक कर लो एक बार कि गलत है भी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डाइपोल कंप्राइज ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स। लंबा चौड़ा पूरा दे रखा है इतिहास, तो इतिहास जब भी दे रखा है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। ए डाइपोल कंप्राइजेज ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल चार्ज q एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है। द mass of the positive charge particle is half of the mass of negative charge particle. Okay, the two charges are separated by distance L. The dipole is placed in a uniform electric field E such a way that the dipole makes a very small angle with the electric field E. The angular frequency of the oscillation of the dipole when released is given by, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो मतलब कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो वो बेसिकली करता क्या है कि मतलब उस पर टॉर्क लगेगा, उसकी वजह से वो ऑसिलेट होगा। तो पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इजिकल टू P क्रॉस E, और टॉर्क इजिकल टू होता क्या है, आई अल्फ़ा, ठीक। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि आई अल्फ़ा इज इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E मतलब P साइन थीटा, जहाँ थीटा जो एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे स्मॉल एंगल है तो जो साइन थीटा है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो PE थीटा हो जाएगा, ठीक। अब आई अल्फ़ा यहाँ पे दे रखा है, तो मतलब आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, जो डाइपोल है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ पे दे रखा है कि एक का मास m है और दूसरे का उसका आधा है, मतलब ये m/2 है। तो पहले तो इनका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा, लेट्स से अगर हम मान के चले कि सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है तो वो x की वैल्यू क्या होगी, x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस L दे रखा है, ठीक। तो L इंटू टोटल डिस्टेंस इंटू इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये वाला मास m/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m/2, तो mm कैंसिल, 2 कैंसिल, L/3 जो है वो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा।
तो यहाँ पे कहीं से लोकेट होगा, मतलब L/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, m इंटू L/3 एंड दिस इंटू L/3। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या हो जाएगा, m L/3 का द होल स्क्वायर प्लस m/2 L/3 का द होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या बनेगा, 1/2 ml², मतलब m और L²/3 दोनों में कॉमन है, 1 + 1/2 3/2 बन जाएगा। तो 3/2 इंटू ml²/9, ये 3 से 3 कैंसल, ml²/6 ये बन जाएगा। ठीक, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम डालें ml²/6 इंटू अल्फा इज इक्वल टू PE, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू L, QL लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड E और थीटा। ठीक, तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर अल्फा लिखे तो 6QLE/ml², L² से कैंसिल होगा तो सिर्फ L बचेगा नीचे। ठीक, तो काट देते हैं इसको, यहीं पे सिर्फ L बचेगा इंटू थीटा। ठीक, तो अल्फा इजकल टू समथिंग इंटू थीटा, तो जो समथिंग होता है वो क्या, वही ओमेगा² के बराबर होगा। और मतलब यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि टॉर्क जो होगा वो उल्टा डायरेक्शन में लगता है, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, मतलब यहाँ पे टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो उसके निगेटिव साइन में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा, 6QE/ml। अब यहाँ पे एक ऑप्शन कोई भी मैच कर नहीं रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग मतलब सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं तो ये एक एरर था जो जेईई मेंस में आया हुआ था उस साल, ये शायद करेक्शन हुआ होगा या नहीं वो मैं श्योर नहीं हूँ, पर ये एरर था। मतलब बहुत जगहों पे भी मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया तो वो एरर दे रहा था कि ये जेईई मेंस में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो मतलब पिछले साल तो बोनस वोनस हुआ होगा कुछ। ठीक, तो मतलब इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी वो रोटेट करेगा फ्रीली तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट करे तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए था। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, द एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाई, क्या होगा। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ½ इंटू E0² और मैग्नेटिक फील्ड 1/2 μ0 B0² या फिर B² जो भी है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ½ E0 ये नहीं होगा, ½ E² और B/2 μ0 B²/2 μ0, जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैच कर रहा है। ये डायरेक्ट था, जस्ट आपको अगर फॉर्मूला याद है तो मतलब देख के इसको टिक मार्क कर सकते हो, फोकट का क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 200 to 800 इफ RMS स्पीड एट 200 केल्विन इज V0, देन द RMS स्पीड एट 800 केल्विन विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, V = √3RT/m के बराबर। हमें डिफरेंट टेम्परेचर में तो V जो होगा वो √T के प्रोपोर्शनल होगा, तो V1/V2 रेशियो ले लेंगे, वो √T1/T2 के बराबर होगा। V1 क्या दे रखा है, V0 दे रखा है, V2 लेट से हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल टेम्परेचर 200 फाइनल 800 पे कैलकुलेट करना है, वो क्या हो जाएगा 4/2, तो जो V2 होगा वो क्या 2V0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी कूल्स in 7 minutes from 60 degree to 40 degree Celsius. The temperature of the surrounding is 10 degree Celsius. The temperature of the body after next 7 minutes will be, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, मतलब इसमें फालतू का हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी वन शॉट में भी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, बिना बकैती किए हुए, बकैती का टाइम नहीं है, मतलब जल्दी से आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो बोर नहीं होना है कि अरे फटाफट क्वेश्चन चुपचाप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी तेज़ी से एकदम। तो
ये दे रहा है कि 7 मिनट में बॉडी जो है 60 डिग्री से 40 डिग्री हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर ये है। तो पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट 7 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग कितना हो जाएगा 60 माइनस 40/7। लेट्स से यूनिट सब कुछ वही रखते हैं। तो दिस इज रेट ऑफ कूलिंग दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या, टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या, हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, तो 60 + 40/2 एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी हो जाएगा, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और सम कांस्टेंट आता है, लेट्स से उसको के लिख देते हैं। तो फर्स्ट के लिए ये वाला इक्वेशन बना। सेकंड देखें तो 40 से अब मान लेते हैं कि टेम्परेचर टी हो गया अगले 7 मिनट में। तो हमें टी की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है, ठीक। दैट विल बी इक्वल टू के 40 + टी एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक। इन दोनों को डिवाइड कर दो, लेट से इसको 1 और इसको 2 मान लें और 1/2 कर दें तो क्या हो जाएगा, काट कूट करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, ये पहले कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 60 माइनस 40 20/40 माइनस टी, और इधर क्या बचेगा, ये 100/2 50 माइनस 10 40 बाई नीचे ये क्या होगा, ये देखा जाए तो 20 हो जाएगा। तो 40 माइनस 20 कितना 20 प्लस टी एंड डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइडेड बाई 2 और 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। मतलब ये वाला 2 वो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो क्या, 2 टाइम्स में 2 2 जब 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 + टी इजकल टू 160 माइनस 40 को इधर लेके आए तो वो 5t बन जाएगा, 20 को उधर लेके जाए तो -20 टी इजकल टू क्या हो जाएगा 140/5 140/5 कितना हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा क्या 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल, ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m moving in such a way that its potential energy U is equal to this, where omega is constant, r is distance of the particle from the origin. Assuming Bohr's quantization of momentum in the circular orbit, the radius of nth orbit will be proportional to क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन की मतलब लेट्स अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है और हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो बोहर्स क्वांटाइजेशन है वो मतलब होल्ड है कर रहा है यहाँ पे, तो जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा वो कैसे वेरी करेगा n के साथ वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो u का एक्सप्रेशन अगर ये दे रखा है तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो F इजकल टू क्या -du/dr होता है, साइन का कुछ मतलब नहीं है, हम मैग्नीट्यूड वाइज जाएंगे। अगर du/dr करें तो क्या 12 m⍵² × r हो जाएगा, लेट से माइनस साइन डाल देते हैं, ठीक। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, mv² के बराबर होता है, ठीक। तो 12 m⍵² × r जो होगा वो क्या mv² के बराबर होता है। सेंट्री मतलब जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो फोर्स लगता है v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास, ठीक। तो यहाँ से v का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अगर वो हम देखें तो v² m कैंसिल हो जाएगा, v² = हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू r² के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो जो v होगा वो 1/√2 ओमेगा r के बराबर होगा, ठीक। अब v अगर ये है तो एंगुलर जो बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π के बराबर होता है, ठीक। तो जो एंगुलर मोमेंटम क्या mvr दैट विल बी इक्वल टू nh/2π, ये बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक। और v का एक्सप्रेशन अपने को ये मिला, तो v इक्वल टू क्या 1/√2 r, लेट से यहाँ भी कैपिटल R ही लिख देते हैं, v कैपिटल R, ठीक। तो ये r² हो जाएगा दैट इज इक्वल टू nh/2π। ये ध्यान देंगे ये n है और ये h है। हमें रेडियस का n के साथ कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तो बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो जो रेडियस है वो कैसे प्रोपोर्शनल है √n के, तो ये मतलब रेडियस का n पे प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा √n, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक।
ठीक है, अगला सवाल। द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज दिस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन इट इज टेकन टू ए हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब वेट सरफेस पे दे रखा है एट अ हाइट h, जो कि h कितना है 1/4 ऑफ द रेडियस। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, जी डैश की वैल्यू क्या है, जी एम बाई आर प्लस एच का द होल स्क्वायर, जहाँ आर रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट कितना है r/4 के बराबर है। तो जी ये कितना बन जाएगा, जी एम बाई आर प्लस r/4, 5r/4 हो जाएगा। तो बेसिकली 5r/4 को करें तो क्या, 5 मतलब 25, 4 मतलब 16, ऐसा कुछ बनेगा। और ये जो मसाला है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस है। तो जो जी डैश है वो क्या हो जाएगा, जी इंटू 16/25 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या वेट ऑन द सरफेस दे रखा है और वेट एट हाइट एच बोला है। तो लेट्स से डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू कर देते हैं, जहाँ डब्ल्यू डैश इज अ वेट एट अ हाइट एच एंड डब्ल्यू इज वाट, वेट ऑन द सरफेस। रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आसान हो जाएगा। वो क्या होगा, एम जी डैश बाई एम जी के बराबर होगा। ये जी डैश बाई जी, जी डैश बाई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जी डैश जी को इधर लेके आए तो वो 16/25, तो जी डैश बाई जी 16/25। तो जो डब्ल्यू डैश है वो क्या हो जाएगा, 16/25 इंटू डब्ल्यू मतलब वेट ऑन द सरफेस, वो कितना दे रखा है 100, 4 टाइम्स में 64 न्यूटन। ठीक, 64 न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सवाल कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही थोड़ा सा अब फास्ट आपको करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए पहली बात तो। उसके बाद कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन इंक्रीज हो सकता है, तो ऐसे मतलब फालतू का टाइम वेस्ट ना करके रेशियो ले लो, या फिर जो भी टेक्निक लगा सकते हो वैसे लगा के सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन ऑन करेंगे तो पूरा वॉइस का कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए बिना फैन ऑन किए ही चल रहा है काम। नेक्स्ट सवाल, एज शोन इन द फिगर ए वोल्टमीटर रीड्स 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम रेसिस्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसा फोटो में देखा वोल्टामीटर ये जो है वो कितना रीड कर रहा है, 2 वोल्ट। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आगे सब कुछ दे रखा है, तो कौन सा जुगाड़ लगाएं। अब यहाँ से करंट जो चलेगा, लेट से आई करंट इधर से चलेगा अगर, तो वो क्या होगा, करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। लेट से इधर जो करंट है वो I1 चला गया है, और इधर जो करंट है I-I1 जाएगा। फिर I-I1 जो करंट होगा वो इस ब्रांच में जा रहा होगा। अच्छा, अगर वोल्टामीटर 2 वोल्ट पोटेंशियल रीड कर रहा है, तो यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट का ही, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करंट कितना हो जाएगा इस वाले ब्रांच में, मतलब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R, V की वैल्यू 2/5, तो 2/5 एम्पियर करंट हो जाएगा। ये I1 की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक, अब I1 मिल गया अपने को, और कुछ जुगाड़ लगाएं। और लेट से हम इस वाले लूप में अगर घूम जाएं ऐसे, तो क्या होगा, अब लेट से यहाँ इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इधर से आगे गए, पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना, 3 वोल्ट का। फिर इधर ड्रॉप होगा IR, तो -I इंटू R की वैल्यू क्या है 2, तो ऐसा लिखते हैं 2I। ठीक, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे हम IR नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हमें डायरेक्ट पता है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और वो ड्रॉप ही होगा क्योंकि करंट इस तरह से मूव कर रहा है। तो -2 वोल्ट एंड दैट इज -2 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो I की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई 3 - 2 1/2 एम्पियर। तो I की भी वैल्यू मिल गई। ठीक, तो I मिल गया, I और I1 मिल गया, तो इसमें करंट कितना जा रहा है वो अपने को पता चल गया। तो रेसिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, V इजकल टू I - I1 इंटू R के बराबर होगा इस वाले मतलब पार्ट के लिए, वोल्टमीटर के लिए। और V की वैल्यू अपने को पता है 2, I - I1 कितना 1/2 - 2/5, ये कितना हो जाएगा, ये है 0.5 और ये है 0.4, 0.1 हो जाएगा। 0.1 मतलब 1/10 इंटू कैपिटल R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ओम,
यही अपने को कैलकुलेट करना था। तो वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना 20 ओम हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, ए मेटल ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट थ्रू अ मेटल वायर ऑफ डायमीटर 14 mm. द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन द वायर अंडर द इक्विलिब्रियम स्टेट इज दिस, द वैल्यू ऑफ मास विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस क्या, फोर्स बाई एरिया। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितना 7 × 10⁵ ये फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स क्या मतलब टेंशन के बराबर होगा रूप में, और टेंशन क्या mg के बराबर। m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और g की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि 9.8 लेना है, ठीक है, ले लेते हैं। पाई की वैल्यू भी दे रखा है, अनडिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मतलब फोर्स बाई एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 × r²। आर कितना, ये डायमीटर दे रखा है 14 mm, में दे रखा है, तो इसको क्या एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें। यस, ये भी मीटर में दे रखा है, ये सब एसआई यूनिट में है तो मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। तो 7 + 7 mm रेडियस हो जाएगा, और mm को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या 7 × 10⁻³ वो मीटर होगा, एंड दैट विल बी मीटर स्क्वायर। तो मतलब πr², तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मसाला बना, इसको सॉल्व करके यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। लेट से कड़ी देते हैं, अगर कड़ी इसको तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये स्क्वायर को एक बार और लिख ही लेते हैं। 7 × 10⁻³ एक 7 से ये 7 गया, ठीक। पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आएगा, ठीक। और क्या काट कूट करे तो 11 से करे तो ये कितना टाइम्स में 11 से कैंसिल होगा, नहीं 99 जाता, 9 टाइम्स में चला जाता, पर 98 है। इसको 7 से कर सकते हैं, 7 से ले जाए तो, और 7 से तो 7 1 और 7 4 जा, 7 से इसको करे तो 2 टाइम्स में, ये कट गया, ख़त्म। 2 से 11, ठीक, ठीक है। तो अब मास ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे ही सब कुछ बचा है। नीचे क्या 10⁻³ -3 -6 -5 11, और 10⁻⁻5 बना, और इधर ले भेजेंगे तो 10⁻+5 मिल के दोनों मिलन होगा तो 1 बन जाएगा, और ये सिर्फ 11 बचा। तो मास जो होगा वो क्या 11 kg के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा 11, ठीक। थोड़ा सा आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, ये ज़्यादा अगर गाउंज माउंज लग रहा है तो आंसर वही आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए रिंग एंड ए सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर हैव सेम रेडियाई ऑफ गाइरेशन, नॉट रेडियाई, रेडियाई ऑफ गाइरेशन जो है दो वो सेम है, ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। द रेशियो ऑफ द रिंग, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ रिंग टू डेट ऑफ स्फीयर इज, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। दे रखा है कि दोनों का जो रेडियस ऑफ गाइरेशन है वो सेम है, और उनका जो एक्चुअल रेडियस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजकल टू mk² के बराबर इक्वेट कर दे तो जो k होगा वो रेडियस ऑफ गाइरेशन बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम स्फीयर का देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले रिंग का देखते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², और उसका रेडियस ऑफ गाइरेशन क्या हो जाएगा, लेट्स से mk ऑफ रिंग, kr ले लेते हैं, रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ रिंग mk²। तो जो रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ रिंग होगा वो क्या r के बराबर ही हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रेडियस के बराबर ही होगा, ठीक है। और स्फीयर का देखें तो 2/5 mr², दैट विल बी इक्वल टू mk, लेट्स से k ऑफ स्फीयर ले लेते हैं, दैट स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ स्फीयर ks जो है क्या रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ स्फीयर वो क्या हो जाएगा √2/5 × r के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये kr और ks हुआ, तो रेशियो ऑफ, कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस ऑफ रिंग टू डेट ऑफ स्फीयर, ठीक है। और दे रखा है कि दोनों का जो रेडियस ऑफ गाइरेशन है वो बराबर है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ रिंग और ये हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, वो हमें कैलकुलेट करना है कि रेशियो क्या होगा। तो ये दोनों बराबर है, मतलब रेडियस ऑफ गाइरेशन, तो ये दोनों भी बराबर होगा। सिंपल इक्वेट करते हैं, इज इक्वल टू √2/5 × रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रिंग बाई स्फीयर कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर लेके चले आएंगे तो √2/5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। तो मतलब ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ए सिंपल पेंडुलम विथ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड बॉब ऑफ मास 250 ग्राम is executing SHM of amplitude 10 centimeter.
द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज फाउंड टू बी दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी क्या होगा, ठीक है। तो अगर पेंडुलम में कोई बॉब ऐसे सिंपल मतलब एसएचएम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मैक्सिमम टेंशन कब होता है? मैक्सिमम टेंशन पहले तो मीन पोजीशन पे होता है, ठीक। मीन पोजीशन पे लेट से जो स्पीड है वो v मान लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा? और यहाँ पे अगर फोर्स इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? टेंशन नीचे mg, तो टेंशन माइनस mg जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगा? t माइनस एम जी इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आर जो होगा वो l के बराबर होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे बाकी सब तो पता है, v नहीं पता है, v क्या होगा? v के लिए क्या कर सकते हैं? एनर्जी इक्वेट कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स पे, ठीक। मतलब जो भी दोनों पॉइंट पर अगर एनर्जी इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा? लेट से अपना पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जो है हम ये ले लेते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि हमने यहाँ रेफरेंस ले रखा है। काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वो किसके बराबर? पहले तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो वहाँ पे मतलब कुछ होगा नहीं। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? एम जी इंटू एच, एच जो होगा ये वाला लेंथ, ये किसके बराबर होएगा? लेट्स अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये वाला जो हाइट है वो किसके बराबर होगा? ये एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा जो होगा वो इसके बराबर, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, तो एम जी एच, एच जो होगा एल माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक। और एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ये दे रखा है 10, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगा 100, ठीक। अब इन दो का यूज करके हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पहले पहले तो टेंशन कैलकुलेट करना था। टेंशन का एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होगा? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा, ठीक। और यहाँ पे देखें तो एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे एम वी स्क्वायर किसके बराबर होगा? हो जाएगा 2 एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर किसके बराबर? 2 एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, दैट डिवाइडेड बाई एल। अब इससे होगा क्या? ये थोड़ा आसान हो गया, और एम जी को खोपचे में ले सकते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी वो अब हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या बनेगा अंदर? 1 प्लस 2 जो होगा वो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 कॉस थीटा, एंड दिस इज एम जी, ये बनेगा यहाँ पे, ठीक। अब कैलकुलेट करें तो क्या होगा? अब बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये तो है साइन थीटा, यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, कॉस थीटा मिलेगा नहीं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इजकल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें तो 10/100, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये काफ़ी छोटा नंबर है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये है क्या? ये 1/2 पावर 1/2, अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/2 का 1/100, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/200, ठीक। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये बना, ठीक। इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिख दें तो कुछ आसान होगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, एम लेट से वैल्यू पुट करते हैं। मास कितना दे रखा है? 250 ग्राम, ठीक। ग्राम में दे रखा है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। जी की वैल्यू क्या? 9.8, और इसको लिखते हैं 3 माइनस 2 इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा? -2, और 2 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/200 जो था वो 1/100 बन जाएगा, ठीक। ये दिख रहा होगा, ठीक। तो ये क्या बना? 3 माइनस 2 कितना? 1, तो ये हो गया ये 251/4 बन गया पहले तो ये, और ये 98/10 बना, और ये कितना बना? 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1/100, वो कितना बनेगा? 101/100, ठीक। यही होगा, सब कुछ सही चल रहा है। 1 माइनस 1/2,
ये कॉस थीटा की वैल्यू थी, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू -2 से हमने डाला, तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 3 - 2 ये रहेगा। ठीक है, 3 - 2 1 हुआ, 1/100। अब काट कूट करे तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं, 1/40 नीचे है तो 100, मेरे को लगता है ऐसा। 1/40 ये हो गया, ये 101 है और ये 100 है, तो बेसिकली ये शायद कैंसिल कर देंगे दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेटली, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर, तो एग्जैक्टली तो कैंसिल आउट होगा नहीं, कुछ अप्रॉक्सीमेशन में ही है, अप्रॉक्सीमेट में कुछ आएगा जो आए 1/40, और ये अप्रॉक्सीमेट कैंसिल हो जाएगा तो 98 होगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर 100 से करें तो शायद 98 का 99 हो जाए। अगर करें तो क्या होगा, लेट से नीचे 1/40 मेंटेन करते हैं, ठीक। और बाकी क्योंकि x/40 यहाँ पे दे रखा है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 98 × 101 डिवाइडेड बाई 100 अगर करें तो क्या होगा, 98 × 101 डिवाइडेड बाई 100, 98.98, तो इसको 99 अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 99 हो जाएगा, तो जो इंटीजर में अपने को देना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 99 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, 2 concentric circular coil with radii 1 centimeter and 1000 centimeter and number of turns 10 and 200 respectively are placed coaxially with their center coinciding, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फोटो बनाया तो कैसा, एक छोटा सा सर्कल है, एक बहुत बड़ा सर्कल है, रेडियस 1 और 1000 दे रखा है, तो इस बड़े वाले का 1000 मतलब रेडियस है, ठीक। लेट्स इसका रेडियस को R1 बोल देते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, लेट्स इसको N1 बोल देते हैं। N1 कितना, 10 है, ठीक, और रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर। बड़े वाले का लेट्स रेडियस हम R2 बोल देते हैं, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है वो N2 बोल देते हैं, ठीक। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका कैलकुलेट करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या है, किसी एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू M × I ऑफ अदर कॉइल, करंट इन द अदर कॉइल, ठीक। तो वहाँ पे जो M का एक्सप्रेशन उससे निकल के आएगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक। तो लेट्स हम बड़े वाले कॉइल में करंट I भेज दे रहे हैं, ठीक, और इसकी वजह से यहाँ पे हम मतलब इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और वो फ्लक्स, तो पहले तो फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम पूरे इस सर्कल में कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो मतलब ये पॉइंट की तरह काम करेगा, तो उसमें पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के बराबर होगा, वो कितना, μ0I/2R2 के बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इनटू N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एट द सेंटर, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, πr1² इनटू N1, क्योंकि ये वाला तो हुआ एक कॉइल के थ्रू, इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल फ्लक्स हो गया इस छोटे वाले के थ्रू, एंड दैट शुड बी इक्वल टू MI, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, ठीक। तो M का I यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो M होगा वो क्या, ये सब बनेगा N2, देखा जाए तो N2 N1 मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू μ0/2R2 πr1², ठीक। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पे सारे ही चीज़ें दे रखा है, N1 और N2 दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, दोनों का रेडियस दे रखा है, पाई की वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे π² दे रखा है, π² क्यों दे रखा है, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो μ0/4, और 4 से भी लेट से मल्टीप्लाई कर दें तो μ0/4 पाई की जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻7 होता है, और ऊपर एक पाई आएगा तो π² की वैल्यू हम 10 पुट कर सकते हैं, ठीक। और बाकी N1 N2 R1 R2 की वैल्यू दे ही रखा है, सब कुछ पुट कर देंगे तो अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, गधा मजदूरी का काम है, बेसिकली आप इसको यहाँ पॉज कर सकते हो और एकदम बेसब्र से मतलब आराम से पानी पी के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बस कैलकुलेशन है, गधा मजदूरी, एक बार कैलकुलेशन कर लो वो ज़्यादा यूजफुल होगा। इसका आंसर क्या होगा मैं
एडिट करते टाइम कहीं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक, इसका फाइनल आंसर क्या है, तो आप मैच कर सकते हो, ठीक। यूनिट का ध्यान देंगे, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे और फिर पुट करेंगे इसमें, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ दिस एंड दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज दिस mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड plane of slit and the screen is this. The least distance from the central fringe where the bright fringe due to both wavelength coincide will be क्या होगा, मतलब will be this, then the value of n क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सवाल समझ में आया पहले, मतलब जो दो छेद वाला एक प्लेन होता है और एक बड़ा स्क्रीन जो होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं। वो वैल्यू कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर, ठीक। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितना, 150 सेंटीमीटर। और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी बोलते हैं, वो कितना दे रखा है, 2.5 mm दे रखा है। अब जो सेंट्रल फ्रिंज बनता है, तो दो डिफरेंट वेवलेंथ के थ्रू हम मतलब ब्राइट फ्रिंज बना रहे हैं। तो ब्राइट फ्रिंज मतलब एक वेवलेंथ के थ्रू कैसा बनेगा, मतलब कहीं यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर दूसरे वेवलेंथ की वजह से ब्राइट फ्रिंज, ऐसे और ऐसे ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो दोनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, मतलब कोइंसाइड करेगा, पहला कोइंसाइड कहाँ पे होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो उसके लिए पहले तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है अगर वो कैलकुलेट करें तो जो फ्रिंज विड्थ को क्या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर, ये फ्रिंज विड्थ होता है, ठीक। अब लेट्स से nth फ्रिंज अगर कोइंसाइड कर रहा है, मान लेते हैं कि इस वेवलेंथ का nth फ्रिंज और इस वेवलेंथ का mth फ्रिंज जो है ब्राइट फ्रिंज वो कोइंसाइड कर रहा है, तो मतलब वो जो डिस्टेंस होगा y वो बराबर होगा, वो m टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ दिस के बराबर होगा, ठीक। ये समझ में आ रहा है कि उसका mth वाला और इसका nth वाला दोनों एक जगह बन रहा है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। तो m टाइम्स ऑफ लेट से लैम्डा की वैल्यू लेट से एक ये लिख देते हैं कितना, 7000 एंगास्ट्रॉन, तो 7000 एंगास्ट्रॉन, दोनों में एंगास्ट्रॉन ही है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7000 इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी एंड दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 5000 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी वैल्यू दे रखा है पर पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, कैंसिल आउट होगा, और दोनों एंगास्ट्रॉन में है तो वो भी यूनिट सब कैंसिल हो जाएगा। तो जो m बाई n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5/7 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब हुआ क्या, नहीं 5, ये 5 नहीं है, 5500 है, सॉरी, ठीक। ये कितना है 5500, तो ये कितना हो जाएगा 55/70 के बराबर, 5 से कैंसिल करें तो 11/14 के बराबर, ठीक। तो यानी कि 11th फ्रिंज ऑफ mth वाला इसका विल बी कोइंसाइड विथ 14th ऑफ इसका, ये समझ में आ रहा है। 14th मतलब फ्रिंज, 14th वाला ब्राइट फ्रिंज ऑफ इस वाले वेवलेंथ का। तो हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो y क्या हो जाएगा, अब कुछ भी कर लो, या तो इसमें हम m से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसमें हम n से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी ले सकते हैं जिससे भी दिल को सुकून मिले। लेट्स से हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें अगर हम m की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 7000। अब एंगास्ट्रॉन है, यहाँ पर यूनिट का ध्यान देंगे, 10 की पावर -10 इंटू कैपिटल डी। अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू पुट करना होगा, सब कुछ यूनिट ध्यान देंगे, सब कुछ मीटर में लेंगे, तो 150 मीटर में करें तो 10 की पावर -2, और वो कितना है 2.5 mm, तो 2.5 mm में है तो 10 की पावर -3 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब ऐसा कुछ बन रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, तो फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके y के बराबर होगा, वो y जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 10 की पावर -5 के टर्म्स में पूछ रहा है, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं। पॉइंट हटाए तो ऊपर 10 जाएगा, और क्या होगा, अब 10 की पावर को ज़रा निपटाएं तो कैसे निपटेगा,
ये 10 और ये 10 मिलके जो सारा जीरो को निपटाते हैं, 10⁻2 और ये 10⁻−2 खत्म। ये 10⁻−3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, +3 इससे निपटेगा तो 10⁻−7 और ये 3 मिल के 10⁻−4 बना देगा, पर अपने को चाहिए 10⁻−5। ठीक है, तो पहले तो जिस 11 बचा क्या, 10⁻−4 सारा जीरो ख़त्म है, बचा क्या 11 × 7 × 15/25 ये ऐसा बचा, डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे क्योंकि इसको 10⁻−5 बनाना है। अब ये वाला मसाला किसके बराबर हुआ, 10 से करे तो 5 2 जा 5 5 जा 5 3 जा, ये क्या हुआ 3 2 जा 6 6 × 7 कितना हो जाएगा 11 × 6 7 जा 42, 11 × 42 कितना 11 दूना के 22, 44 और 2 46, 462 × 10⁻−5। तो जो समथिंग बोल रहा है वो समथिंग क्या होगा 462 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा 462 हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। जस्ट कलाकृति करना था। ठीक ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। दे रखा है कि ए बॉल इज dropped on the ground from a height h1. After hitting the ground, it rebound to height h2. The ratio of the velocity of ball just before and after hitting is 4. Then the percentage loss in the kinetic energy of the body will be क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रेशियो दे रखा है कि जस्ट बिफोर लेट से v1 था और जस्ट आफ्टर लेट से v2 हो गया, उसका रेशियो दे रखा है 4:1 है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बस हम इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, h1 h2 की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv1² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ये परसेंटेज लॉस हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये काट कुट करें यहाँ पे तो ये सब कैंसिल होगा, v1² 1 माइनस v2/v1 का द होल स्क्वायर इधर बनेगा इनटू 100, और v2/v1 जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। v2/v1 क्या 1/4 का स्क्वायर, तो मतलब 1/16, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/16, तो मतलब 15/16 इंटू 100। ठीक, काट कुट करे तो 4 से 4 टाइम्स में 4 2 जा और 5 जा, 15 इंटू 25 करे तो क्या 25 5 जा कितना 125, 12 और 37 डिवाइडेड बाई 4। परसेंटेज लॉस पूछ रहा है एक्स, अच्छा समथिंग बाई 4 ही पूछ रहा है। ठीक है, जो परसेंटेज लॉस है वो समथिंग बाई 4 है, तो समथिंग की वैल्यू क्या होगी, समथिंग 375 हो जाएगा। ठीक, ये परसेंटेज लॉस होगा, तो 375 जो होगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट दिस वोल्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतना एनर्जी अपने को सप्लाई करना है, उसको सेपरेट करने के लिए, कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम में है तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, kq1q2/2r के बराबर। और q1 q2 यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये ब्रश छोटा करते हैं, ये 2r क्यों आता है ये समझ में आया। मतलब बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या, kq1q2/r, तो kq1q2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है नेगेटिव होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका आधा होता है, और प्लस साइन के साथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, kq1q2/r और उसका आधा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और पॉजिटिव साइन। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इसी दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस kq1q2/2r के बराबर आएगा। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे दे रखा है कि 12.8 EV है। EV का क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या
मतलब जूल में कन्वर्ट करेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से बेसिकली मल्टीप्लाई करना होगा, तो इतना जूल हो जाएगा, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये जूल में हो जाएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में रख देंगे कि Q1 Q2 क्या ई के बराबर ही होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, माइनस साइन का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 तो Q1 Q2 ई के बराबर होगा, एक ई जो होगा एक ई से कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2। आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ये 12/8, तो आर कितना हो जाएगा, आर को हम उधर लेके चले जाते हैं और 12.8 जो है इधर लेके चले जाते हैं। अब इसको कुछ काट कुट करोगे तो यहाँ से आ जाना चाहिए 10 ये सीधे आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10⁻−10, तो जो बाकी का ये सब मसाला बचा वो जो होगा वही दैट इज 9/x। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये भी देखें तो 9/x, तो 9 तो यहीं पे आ गया, x क्या होगा, इसका जो भी होगा ये 1/x के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मसाला है, कुत्ते भौंक रहे हैं, रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा और कुत्ते चिल्ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/x के बराबर। तो करे तो क्या हो, 16 2 और 12 8 लिख सकते हैं, पॉइंट पॉइंट हटाएं एक डिजिट से तो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट। अब काट कुट करे तो क्या, 8 टाइम्स में और 8 से करे तो 8 1 जा 8 4 48 8 6 जा 14, तो 1/16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 16, तो यही मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अबे यार कुत्ते चुप हो जाओ, एक क्वेश्चन बचा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी दिस मूव इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज दिस द पिच ऑफ हेलिकल पाथ विल भी क्या होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, वेलोसिटी मतलब दे रखा है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और जो दे रखा है कि वेलोसिटी जो है कुछ कितना 60 डिग्री एंगल पे घूम रहा है ऐसे। ठीक है, तो पिच कितना होगा, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसके पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हेलिक्स होगा, हम जानते हैं हेलिक्स का पिच किसके बराबर होता है, तो पिच जो होगा वो दिस वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, मतलब एक राउंड में कितना वो, एक राउंड मतलब पाथ दो जो ऐसे होगा तो एक कंप्लीट राउंड में वो कितना आगे बढ़ेगा वो पिच के बराबर होता है। तो एक राउंड में कितना आगे बढ़ेगा, जो पैरेलल वाला वेलोसिटी है, लेट्स से इसको वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ठीक, तो वी पैरेलल की वजह से आगे बढ़ेगा, वी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा। अब वी पैरेलल कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और वी पैरेलल वी परपेंडिकुलर जो होगा वो भी साइन थीटा, तो जो वो पिच होगा वो वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, टाइम पीरियड क्या मतलब 2 पाई r/v, v जो होता है वो mv/qb के बराबर। ठीक, ये mv मतलब m परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, r जो होता है mv/qb या v जो होता है, नहीं रेडियस mv/qb होता है, 2 पाई r/v परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा टाइम पीरियड, और जो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या mv/qb, तो 2 पाई m/qb डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ये याद ही रखना चाहिए। मतलब मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला यूजुअली, मतलब रेडियस का फॉर्मूला मेरे को याद रहता है mv/qb, और जो टाइम पीरियड होता है उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें 2 पाई m/qb, यही वाला जो बना है यहाँ पे, और एम भी पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान देंगे, तो 2 पाई m/qb हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो बाकी सब कुछ दे रखा है, वी पैरेलल आप कैलकुलेट कर सकते हो, वी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, वी कितना दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है, और वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे रखा है क्या, अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे रखा है, पर काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, वो ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या, ½ mv², तो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 डिवाइडेड बाई मास का अंडर रूट, ये स्क्वायर नहीं है 2 है। ठीक, अब गधा मजदूरी का इसमें काम है, काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, पहले उसको कूलम में जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन जूल, इंटू 2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है। अच्छा प्रोटॉन ही यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक, चार्ज जो है प्रोटॉन ही, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर डालेंगे तो हमें भी मिल जाएगा, ठीक। एक बार भी मिल गया तो भी पैरेलल कैलकुलेट कर सकते हैं, भी कॉस थीटा मतलब हाफ हो जाएगा, वो भी पैरेलल आपको मिल जाएगा। 2 पाई की वैल्यू पता है। मास अगेन मास ऑफ प्रोटॉन यही रहा यहाँ पे। चार्ज ऑन प्रोटॉन पता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। तो बस सब कुछ हो गया, पिच मिल जाएगा। अब मजदूरी का काम है, थोड़ा कर लो खुद से, ठीक। फॉर कॉन्सेप्ट पता चला, कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट यही है, बाकी जस्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो मैं लगा दूंगा कहीं पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक। तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ, इसको कर लेना। ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं आना चाहिए था, मतलब कैलकुलेशन वाइज है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है। और कैलकुलेशन और इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे और इन्होंने मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी दे देते तो काइनेटिक एनर्जी दे के रखे हैं, और कैलकुलेशन इंक्रीज हो गया है। कोई बात नहीं, जेई मेंस वाले होता है। तो मतलब फाइनली सारे ही क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो अपना जो 7 पेपर हमने चैलेंज लेके रखा था वो 7 पेपर कर लिए। आई होप कि ये पूरा 7 पेपर सॉल्व करने से अगर आपने किया है तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे आपको, और मिला भी होगा, कुछ फील हो रहा होगा। अब एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाने वाला है। मैं नेट पे देख रहा था 1 अप्रैल को कहीं तो दे रहे हैं वो कि एडमिट कार्ड आ जाएगा फाइनली। तो कल या परसों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 4th से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अब क्या चाहिए आपको नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, और मैं अपने एंड से एक वीडियो जस्ट रिलीज करने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, मतलब अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। शॉर्ट वीडियो होगा 2-4 मिनट का, कि नेक्स्ट आप कैसे प्रिपरेशन आगे का करो, मतलब क्या करो अब उसके रिगार्डिंग। और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है नीचे कमेंट्स में बताएं। और क्या, और आपको आगे क्या चाहिए, और भी अब कुछ चाहिए तो क्या। कुछ ही दिन बचा है तो नया कुछ मतलब इसमें करना उतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। जिनका एग्ज़ाम खास करके 4 अप्रैल को ही है, 1 या फिर 5 को है, 4 ही 5 दिन है। 1-2 दिन और आप कर सकते हो, फिर लास्ट के 1-2 दिन में थोड़ा रिलैक्स लेना वो ज़्यादा बेटर है। तो यही जो 4-5 दिन का अभी टाइम है आपके पास, या फिर जिनका लास्ट में है 6-7 दिन का टाइम है, इस टाइम में बेस्ट क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग एक कल या पर कल शायद वीडियो आ जाएगा, छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। ठीक है, बाकी अपना प्रिपरेशन करते रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बी हेल्दी, हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। अभी कुछ फालतू सोचने का ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा निगेटिविटी और कुछ भी ऐसा दूर रहें। पॉजिटिव रहना है अपने को, कॉन्फिडेंस रहना है, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उस पर भरोसा रखें। अच्छा प्रिपरेशन किया है आपने, उस पर भरोसा रखिए, और फाइनली में एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है, ठीक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ठीक।